गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन। क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, इसीलिए ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ में ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी कंपटीशन का एग्जाम कंडक्ट करता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो या बैंकिंग का हो, या अभी हाल ही में ले लीजिए बीपीएससी टीचर का जो 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम एक एक टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसको टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा, तो नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मोशन बहुत ही सुनने में एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, या एक ऐसे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख करके ये डिस्क्राइब कर सकें, डिसाइड कर सकें कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच अ लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ए लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन। इस चैप्टर का नोट्स आपको इसी YouTube चैनल पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मोशन चैप्टर यानी मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी changes its position with reference to a fixed point। जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हम कर रहे हैं वही है रेफरेंस पॉइंट, और ओरिजिन भी इसको बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। When a body changes its position with reference to a fixed point by passage of time is called motion। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कर सकते हैं जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा। बॉडी जब अपना पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा बाय पासेज ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बॉडी क्या है? मोशन में। अगर कोई बॉडी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज न करे तो उसको बोलेंगे कि बॉडी क्या है? रेस्ट में। यानी मोशन मतलब क्या हो गया? पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज। रेस्ट मतलब पोजीशन डज नॉट चेंज। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो क्या है? रेस्ट में है। बात समझ में आई? तो चलिए, अब
कैसे डिस्क्राइब होगा कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट को देखना पड़ेगा। सपोज करिए आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पीछे आपका दोस्त बैठा हुआ है। रोहन बाइक से ट्रेवल कर रहा है और सोहन उसके पीछे बैठा हुआ है। रोहन और मोहन बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और सोहन रोड पर खड़ा है। सोहन रोड पर खड़ा है, ये आपका बाइक है। चलो थोड़ी सी बाइक गंदी बनाए हैं हम, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, लेकिन रोहन और मोहन बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और सोहन रोड पर खड़ा है। अभी देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं पर। रोहन बाइक चला रहा है, मोहन उसके पीछे बैठा है। अगर हम मोहन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मोहन को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। चाहे तुम कितना भी स्पीड में बाइक चला लो, मोहन का पोजीशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। मोहन के रिस्पेक्ट में रोहन का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब रोहन क्या है, रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, मोहन के रिस्पेक्ट में। When the time passes, यानी कि मोहन के रिस्पेक्ट में रोहन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मोहन के रिस्पेक्ट में रोहन रेस्ट में है। अगर हम बात करें सोहन ओरिजिन, रिफरेंस पॉइंट सोहन को हम अगर मानते हैं तो सोहन के रिस्पेक्ट में रोहन और मोहन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि बाइक चल रही है और रोड के साइड में सोहन खड़ा है। तो रोड साइड में अगर सोहन खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में मोहन और रोहन का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो सोहन के रिस्पेक्ट में मोहन और रोहन क्या है भाई, रेस्ट में है। तो एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट, यानी मोहन को अगर हम लोग बात करें तो मोहन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और सोहन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। यानी एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये डिफाइन होगा किससे भाई, तो ओरिजिन से और रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन होगा कि कहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहा मोशन और रेस्ट की बात। अब कुछ टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, किस स्पीड से किस डायरेक्शन में कैसे ऑब्जेक्ट मोशन मूवमेंट करता है, उसकी बेसिस पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया टाइप्स ऑफ मोशन में। तो टाइप्स ऑफ मोशन देखिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह से कर्वलिनियर, कर्व मीन्स गोल, आर्क। यानी कर्वलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने के बाद टर्न कर जाए, कुछ दूर जाने के बाद टर्न कर जाए, कर्व हो जाए, मुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे। इसी तरह से रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, अगर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करे, गोल गोल घूमे, उसको हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे फैन हो गया, हम लोग का फैन क्या है, रोटेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक एक्सिस पर एक पॉइंट पर रोटेट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। उसी तरह से ओसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion. In this motion, object
moves to and fro in a fixed point। एक पॉइंट से पेंडुलम का केस टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओरिजिन ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इससे ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट आगे और पीछे, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, यानी एक पॉइंट से आगे भी और पीछे भी ये टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड में आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और लास्ट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, सितार का तार देखें आप लोग, उसको एक बार स्ट्राइक करके, स्ट्रिंग को एक बार स्ट्राइक करके छोड़ दिया जाता है, वो वाइब्रेट करके साउंड का प्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। आप एग्जांपल के तौर पर दो स्ट्रिंग को दो लोग ऐसे पकड़ लीजिए और हवा में कुछ देर उसको रखिए, वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा मोशन भी शो कर सकता है। जैसे सपोज करिए आप कार में बैठे हुए हैं और कार एक स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं, तो एक ही समय में कार जो है दो मोशन शो कर रहा है। कार का जो व्हील है वो रोटेटरी मोशन शो कर रहा है, कार का जो व्हील है वो रोटेटरी मोशन शो कर रहा है, यानी एक ही समय में वो रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस पर। और हम कार के अंदर बैठे हुए कौन सा मोशन शो कर रहे हैं भाई, तो लीनियर या कर्लिनियर, रेक्टिलिनियर या कर्लिनियर मोशन दोनों में से कोई एक शो कर रहे हैं। यानी एट द सेम टाइम द कार शो टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट दैट इज रोटेटिंग मोशन एंड सेकेंड रेक्टिलिनियर और कर्लिनियर मोशन। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि एक ही समय में कोई एक ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा मोशन शो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई मोशन और रेस्ट की बात। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड किया जाएगा। चलिए, अब एक ब्रांच है, मोशन चैप्टर कोई छोटा चैप्टर नहीं है, 9th क्लास से इसका बेसिक स्टार्ट होता है, आगे चल के इसका एक पूरा बुक बन जाता है मोशन का, 1D 2D 3D। और भी इस मोशन से जितना हायर स्टडी आप करेंगे उतने ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग को 9th क्लास में है तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें उसको हम लोग क्लियर करेंगे। साथ में जो कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाएगा उसको भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक फिजिक्स में ब्रांच है, उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जो मोशन को डिफाइन करता है। मोशन को टोटली जो जिस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द मोशन and their response to force, यानी कि मोशन कैसे क्रिएट हुआ है, तो विदाउट फोर्स मोशन नहीं क्रिएट हो सकता है। तो इस चैप्टर में मैकेनिक्स ब्रांच में, फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग को जो पढ़ना है वो टोटली मोशन के बारे में पढ़ना है कि मोशन कैसे क्रिएट हुआ, किसके चलते क्रिएट हुआ, वो सारा चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो ब्रांच हमें फिजिक्स का ब्रांच डिस्क्राइब करता है कि मोशन पढ़ना है, उस ब्रांच को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। चलिए, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मोशन और रेस्ट के बाद
जो टॉपिक आता है उसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, these two are physical quantity। ये दोनों में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपको बोला जाएगा कि बक्सर से 5 किलोमीटर आपको जाना है, तो बक्सर से 5 किलोमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अजौली के डायरेक्शन में जा सकते हैं, यूपी के डायरेक्शन में जा सकते हैं, और आप नई बाजार की तरफ जा सकते हैं 5 किलोमीटर। यानी कि आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। स्केलर क्वांटिटी के केस में आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बोल दिया 5 किलोमीटर चलिए, तो आप 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्केलर की क्वांटिटी फिक्स्ड तो होती है, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है कि मैग्नीट्यूड इतना, बट डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। यही आप आ रही है वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब होती है। तो अगर आपको बोला जाए कि 5 किलोमीटर जाना है किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे। 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि इसमें आप कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इसमें अब आपका डायरेक्शन फिक्स हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्क्राइब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बोले हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए, आप जाने लगे साउथ डायरेक्शन में, तो आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब आप निगेटिव शो कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव की तरफ जा रहा है। जबकि मैग्नीट्यूड जो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड शो करता है, इसलिए इट ऑलवेज इन पॉजिटिव। जीरो में भी जीरो हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा। तो यहीं पर आप डिफरेंस शो कर सकते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस करना है तो स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, इट मे बी पॉजिटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, इट नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अगर एग्जांपल देखेंगे इसका स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, ठीक है, ये सारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। लेंथ, स्पीड, एरिया, etc, ये सारा जो है स्केलर क्वांटिटी में आता है।
डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, टाइम, लेंथ, स्पीड, एरिया, ये सारा चीज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम माइनस में नहीं जा सकता है, डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता है। आइए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, फोर्स का ये पार्ट है टॉर्क, ये सारा जो है वेट, मोमेंटम, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये निगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर देख रहे हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वेट, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये जितने भी क्वांटिटी देख रहे हैं या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में अगर 4-5 डिफरेंस आपको लिखना है तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं। एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो सकता है। जिसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, लेंथ, इटीसी। इसका एग्जांपल एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, इटीसी। तो ये हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, आइए देखते हैं। यहां पर आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में दे दिया। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हुआ है। डायरेक्शन दिया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर ईस्ट किधर नॉर्थ है। तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब यहां पर हमें 30 डिग्री मैग्नीट्यूड कितना है, तो नॉर्थ और ईस्ट डिग्री में ही होगा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो यहां से हम लोग 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे कंपास से और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर और ये होगा 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में ईस्ट से हम नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री मूव कर रहे हैं 30 डिग्री मूव कर रहे हैं। कितने मैग्नीट्यूड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से। तो उसको ग्राफ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा वेक्टर क्वांटिटी को कि 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इट मींस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री और मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको अच्छे से क्लियर आपको करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो बेसिक था मोशन रेस्ट, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए अभी, तो अभी हम लोग पढ़ लिए मोशन के बारे में पढ़े, रेस्ट के बारे में पढ़े, स्केलर क्वांटिटी पढ़े और वेक्टर क्वांटिटी पढ़े, दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए। अब चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं
जो बेसिक न्यूमेरिकल है उसको अब यहाँ से चैप्टर्स का स्टार्ट होगा। साथ में ये भी पढ़ें कि कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसको हम लोग मैकेनिक्स करते हैं, उस चैप्टर में मोशन को पढ़ना है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, यहाँ से न्यूमेरिकल अब हम लोग का स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, जिस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, 9th क्लास के एग्जाम में पूछता है, चाहे किसी का कोई भी स्कूल हो, किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, या कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको तो समझना पड़ेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, उसके बाद में न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। बैठिए आप, बैठिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो डिस्टेंस, सपोज करिए आपको बक्सर से जाना है पटना, बक्सर से जाना है पटना। हाँ जी भाई, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आपका स्टेट का कैपिटल पटना पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? स्पीड कोई मायने नहीं रखती है। यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस का डिफिनीशन बोलता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एक्चुअल पाथ कवर करके ऑब्जेक्ट जाएगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। यानी इसको छोड़ो, बक्सर से पटना जाना है तो सबसे पहले हम गए बलिया, देन वहां से गए पटना, तो जितना भी डिस्टेंस हो यहाँ से बलिया का मानो 35 किलोमीटर, फिर वहां से पटना का लगभग 104 105 किलोमीटर या 115 120 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 120 किलोमीटर यहां से। तो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए ऐसे ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट बी क्या किया, यहां से गया आरा और आरा से फिर गया पटना। तो यहां से आरा से 80 किलोमीटर और यहां से 60 किलोमीटर ऑब्जेक्ट बी है। यानी अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बक्सर से पटना के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा वाला पाथ 120 किलोमीटर का है। यानी उसको किस पाथ से आप गए हैं, कहां से कैसे गए हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। इनिशियल पॉइंट हमारा बक्सर हो गया और फाइनल पॉइंट हमारा पटना हो गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नहीं तो उससे ज्यादा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा। चलिए अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, और लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारा यूनिट यूज करते हैं।
लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? तो मीटर होगा, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, उसको हम लोग मीटर कहते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर किस टाइप का बनेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में क्लास 9 का हो या कंपटीशन के एग्जाम में हो, किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सपोज करिए हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट डी है, बीच में कुछ और पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। हम लोग को एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, लीनियर पाथ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए टू सी, ए टू सी भाया डी। यानी हमें ए से सी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे गए भाई? तो पहले ए से डी गए हैं और फिर सी आए हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी, ये होगा डिस्टेंस ए से सी भाया डी, यानी डी से होके सी आए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्लस 20 प्लस 20, 50, 70, 90 किलोमीटर। और यही बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू सी, कहां से गए हैं? ए से डी गए हैं या ए से डी गए हैं, कहां गए हैं उससे कोई मतलब नहीं। हमें इनिशियल पॉइंट पता करना है, क्या है भाई? तो ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है भाई? सी है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, कैसे गए हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, इट मीन्स 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम आया, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा डिस्टेंस से कम आएगा। देखिए 50 किलोमीटर, ये हो गया 90 किलोमीटर। अब आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन टाइप करिए, इसका आंसर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। कहां से कहां तक? ए टू बी भाया सी। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी भाया सी। ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है भाया सी से होकर के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करिए, देखते हैं किसका आंसर सही है, देखते हैं किसका आंसर सही है। ये टाइप फर्स्ट हो गया, ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। अभी तो बेसिक चल रहा है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन जो है फार्मूला पर टाइप करेंगे हम लोग, फार्मूला पर बनाएंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन,
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा जब भी पूछेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल से पूछेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री। चलिए बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रहा है, कैसे जा रहा है? पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया। फाइंड करना है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस बहुत आसान है। क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या हो गया 4 और बी सी क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC होगा। AC का लेंथ हमें पता है, AC का लेंथ पता है नहीं ना? अगर AC का लेंथ दिया था तो एकदम आसान होता, AC को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका वैल्यू पुट कर देते, यही डिस्टेंस होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन AC का लेंथ हमें पता नहीं है तो एक पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पर एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये 90 डिग्री के इसका अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ये अगर थीटा मान लेते हैं एंगल तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फार्मूला है, सॉरी पाइथागोरस फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला है, यानी h की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, वही AC का लेंथ होगा। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी कम आया, AC इक्वल कितना आ गया 5 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्ट्रेंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया रहेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, लिख लीजिए फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिसका लेंथ दिया है 12 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? जल्दी से इसका आंसर निकाल करके आप मैसेज टाइप करिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जल्दी से टाइप करिए। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम्स में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कल है। अगर इसका रेडियस दिया हुआ है तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो कुछ ऐसे पूछेगा। सपोज करिए एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर 28 किलोमीटर है, जिसका डायमीटर 28 किलोमीटर है। सर्कल का अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा आप लोग को तो इसका सर्कमफ्रेंस आप लोग जानते होंगे क्या होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, फिक्स वैल्यू है पाई का 22/7। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कुलर पाथ पर 2.5 रोटेशन कर रहा है,
ऑब्जेक्ट कवर 2.5 rotation of a circle with radius 20, whose radius is 28 kilometer. Find distance and displacement. Find distance and displacement. अगर एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर 28 किलोमीटर है तो आप इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कितना रोटेशन कर रहा है? 2.5 रोटेशन। तो सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in one complete revolution, in one complete rotation, एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक रोटेशन मतलब यहां से ये कंप्लीट किया एक रोटेशन, तो एक रोटेशन क्या कंप्लीट कर रहा है? इसका सर्कमफ्रेंस तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7। आर तो दिया नहीं है, क्या दिया भाई? डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। तो रेडियस आर इक्वल क्या होगा? रेडियस डायमीटर बाई 2, यानी 28/2 कितना हो गया? 14 किलोमीटर। तो यहाँ आर का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 22/7 इंटू 14, यानी टोटल डिस्टेंस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 28 किलोमीटर। तो 2.5 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस इन 2.5 रेवोल्यूशन, 2.5 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो जितना 1 रेवोल्यूशन में किया है, कितना 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 में, यानी 88 इंटू 5/2, टोटल 220 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 220 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? हमें कितना रेवोल्यूशन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि 2.5 रेवोल्यूशन के बाद इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 2.5 हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ पर रुक रहा है। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ए बी का लेंथ कितना है भाई? तो डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर है ना जी। तो कितना हो गया? 28 किलोमीटर। ये देखिए 2.5 रेवोल्यूशन के बाद, 2.5 रोटेशन के बाद ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 220 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट मात्र 28 किलोमीटर। कितना शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, चाहे वो अभी आपका बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है या कोई भी रेलवे वगैरह का जो एग्जाम कंडक्ट करता है, इन या 9th क्लास का जो बच्चे हैं एग्जाम में, आपका 9th क्लास के एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। यही 3 टाइप का न्यूमेरिकल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रेंज होता है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल आप बनाएंगे। सपोज करिए इसका रेडियस दिया है 7 किलोमीटर, रेडियस दिया है 7 किलोमीटर और ये टोटल जो है 4.5 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, 4.5 रेवोल्यूशन। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्लीटिंग 4.5 रेवोल्यूशन। जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए जो एग्जाम में आपका पूछ सकता है। 4.5 रेवोल्यूशन के बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन आपको
ताकि मिलता है कि कब वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तब तक के लिए